मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी मेरी सुधा। उसकी आंखें किताबों की बुकशेल्फ को यूं अपलक निहार रही थीं जैसे दरख्त की उस अलमारी में किताबें नहीं, कुछ जिंदगियां लिपटी हुई हों। कहीं उसके लब किताब की एक दो लाइन दोहरा लेते तो कुछ किताबों का हल्का सा स्पर्श पाकर उसके चेहरे पे सुकून भरी लकीर खींच जाती। वही सादा सा लिबास, गहरी आंखों में हल्का काजल, बेशक सूट की जगह अब थी खादी की एक स्टार्च की हुई सफेद साड़ी और उस पे बेतरतीबी से बिखरे हुए छोटे छोटे गुलाब, जैसे माली काका ने अभी अभी अपनी फूलों की टोकरी खाली की हो। बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। एक ढीली सी चोटी उसके सफेद आंचल में लुका छिपी का खेल खेल रही थी। मेरी ट्रेन जो कोटा से चलकर जयपुर तक जाने वाली थी अभी अभी माधोपुर स्टेशन पर ठहरी थी। प्लेटफॉर्म पे हलचल थी। कोई पानी की बोतल के जुगाड़ में लगा था तो कोई ट्रेन की हर खिड़की पे आवाज लगाते हुए दाल बड़े बेच रहा था। लेकिन रेलवे स्टेशन से ज्यादा हलचल मेरी नजरों में थी। मैंने ट्रेन की इस छोटी सी खिड़की से इतनी भीड़ के बावजूद स्टेशन के बुक स्टोर पे एक ऐसा चेहरा देख लिया था जो मुझको फिर से मेरे अतीत में सिमटी यादों के गलियारे में ले जा रहा था। मैं अपनी ट्रेन से उतरकर बेतहाशा भाग रहा था, ढूंढ रहा था उस जाने पहचाने चेहरे को जो मेरे अस्तित्व में एक अजीब हलचल पैदा कर गया था। वो सुधा ही थी ना? मैं खुद से किए सवाल में उलझ गया था। लेकिन वो जा चुकी थी। मैं उसे खो चुका था, शायद फिर से। मैं आबिद एक हारे हुए शख्स की तरह कंधे लटकाए जब ट्रेन में चढ़ने लगा तो देखा कि वही चांदनी जैसी सफेद साड़ी में लिपटी सुधा भीड़ को चीरती हुई मेरी ही ट्रेन के किसी कंपार्टमेंट में चढ़ चुकी थी। मेरे माथे पे कुछ बूंदें उभर आईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। होंठ सूख से गए और मेरी कांपती नजरें एक अधूरी उम्मीद के साथ ट्रेन के हर डिब्बे को तलाशने लगीं। 12 साल से जिस दर्द की मुझको आदत सी हो गई थी, अतीत के जिस घाव को भरने की कोशिश में मेरा दिल पत्थर हो गया था, आज जैसे उसी ने उन पत्थरों में बारूद भर दिया हो। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें भारी हो गई थीं, लेकिन यकीन था कि अगर सुधा इसी ट्रेन में है तो मैं उसको ढूंढ ही लूंगा। और कहीं ना कहीं मैं ये भी चाहता था कि मैं जिसको ढूंढ रहा था, काश वो मेरी सुधा ना हो। मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था जब सुधा को पहली बार देखा था। अपनी किताब में आंखें गड़ाए हुए, बाहरी दुनिया से बेखबर। ऐसा नहीं था कि मैंने पहले किसी लड़की से बात न की हो। बात तो छोड़िए, शायरी एक्सपर्ट था मैं पूरा। शायरों की नज़में इस अंदाज में सुनाता मानो मैंने ही किया हो ये खूबसूरत गुनाह। उस दिन सर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की लिस्ट बना रहे थे। अंकित और रिया, आबिद और सुधा। इससे पहले कि मैं आंखों के घोड़े दौड़ाता, सुधा अपनी केमिस्ट्री फाइल को सीने से लगाए मेरे पास खड़ी थी। मैंने गर्दन झुका के उसके पास सरकाते हुए कहा, हाय। किस बात की हाय? वो बोली, नहीं देना इंट्रो तो मत दो ना, भड़क क्यों रही हो? मैंने कहा तो उसने मुझको ऐसे घूर के देखा जैसे वो किसी जंगल की शेरनी हो और मैं उसकी टेरिटरी में बिना परमिशन घुसता हुआ एक शेर। अगले दिन मैं लैब में पहुंचा तो सुधा टेस्ट ट्यूब साफ कर रही थी। मैं पास जाके चुपचाप खड़ा हो गया। मेरी ओर देखे बिना उसने कहा, स्टॉक खत्म है, आज इन्हीं टेस्ट ट्यूब्स को धो के काम करना होगा। मैं बेफिक्री से हंस दिया। तैयार तो है सब। मैंने सलीके से जमी उसी डेस्क पे सरसरी निगाह डालते हुए एक टेस्ट ट्यूब उठा लिया। सुधा ने मेरे हाथ से टेस्ट ट्यूब वापस ली और बोली, ये मैंने अपने लिए साफ किया। अपने इक्विपमेंट खुद साफ कर लो, ये तुम्हारा घर नहीं है। खड़ूस। ये आखिरी शब्द उसने हालांकि धीरे से कहा था, लेकिन मेरे कानों में पड़ ही गया। क्या कहा तुमने? मैं भौवें चढ़ाते हुए बोला, कुछ नहीं। मेरी ओर बिना देखे वो बोली, अब तक प्रोफेसर लैब में आ चुके थे इसलिए मैं कुछ कहते कहते रह गया। बस ये महीना निकाल लूँ इस अकड़ू के साथ, फिर मंथ चेंज, पार्टनर चेंज, सिंपल। मैंने मन ही मन खुद को समझा लिया था। 4 दिन हो गए हम दोनों को एक ही ग्रुप में काम करते हुए।
लेकिन सुधा के लिए जैसे मेरा कोई अस्तित्व था ही नहीं। क्लास में चलती गॉसिप, आंखों ही आंखों में बनते वीकेंड प्लान्स, उसके लिए ये सब बेमानी था। और उस दिन मैं जब लैब में पहुंचा तो मैडम मेरे हाथों से ऑलमोस्ट फाइल छीनते हुए बोली, थे कहां तुम, कब से वेट कर रही हूं मैं अपनी हथेली थामे खड़ा था जिसको उसने अनजाने में ही सही छू लिया था। ये एहसास मेरे लिए नया था। लगा जैसे कोई लम्हा आके मेरी हथेली पे ठहर गया हो। मैं कभी अपनी हथेली को तो कभी सुधा के चेहरे को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अजीब लड़की है ये। कल तक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी और आज ऐसे मिल रही जैसे मेरी बचपन की दोस्त हो। मैंने पहले कुछ सोचा, फिर बोल ही दिया, तुम लड़कियों को ना अल्लाह ने मल्टीटास्किंग नामक नेमत बख्शी है। तुम पढ़ते हो, आई मीन लिटरेचर? सुधा ने पेन को अपने होठों के बीच घुमाते हुए पूछा। मेरी नजर उसके गुलाब की पंखुड़ियों से होठों पर ठहर गई थी। उसने मुझे रुककर देखा, फिर मेरी बाह पर हल्की सी चपत लगा दी। इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अपने चचा गालिब का शेर है, मैंने कहा। आशिकी झाड़ रहे हैं जनाब। सुधा राठौड़ नाम है मेरा। सुधा 007 जेम्स बॉन्ड हो तुम पूरी, तुमको पता है ना। हमारे बीच साझा हुई हंसी ने हमको एक रिश्ते में बांध दिया था। नाम तय नहीं था उस रिश्ते का, क्योंकि सुधा ने अपने सरनेम को थोड़ा खींच जो दिया था। हम अक्सर मिलने लगे, कभी कैंटीन में तो कभी लाइब्रेरी में। कितना चिढ़ती थी सुधा जब मैं शिकायती लहजे में उससे कहता, मुझे ये तुम्हारे कंधे पे ठहरे बाल पसंद नहीं है। लड़कियां लंबे बालों में कितने खूबसूरत लगती हैं। तो तुम ढूंढ लो ना लंबी जुल्फों वाली मोहतरमा, यहां मेरे साथ टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। उसका वो फूला हुआ मुंह और मासूम सी आंखों में हजारों शिकायतें, उसकी संजीदगी और अल्हड़ सी हंसी जिनसे मैं चिढ़ता था, अब ये सब प्यारा लगने लगा था। सुनो, तुम ये हमेशा डिकिंस, शेक्सपियर वगैरह ही पढ़ते हो? हिंदी साहित्य का भी रस लो यार, अब इतना अंग्रेज मत बनो। सुधा ने अपने चेहरे को कोहनियों पर टिकाते हुए एक दिन कहा, नहीं भैया, तुम ही पढ़ो ये गुनाहों का देवता। कितना रोई थी तुम इसको पढ़ के, मैंने कहा और बात टाल दी थी। फिर उसके जन्मदिन पर जब मैंने वही किताब उसको उपहार में दी तो किताब को बाहों में थामे उसने छोटा सा क्लोज डांस किया। मैंने छेड़ते हुए कहा, बेटा उड़ लो अभी है, कोई लंबी मूंछों वाला एक दिन डाल देगा तुमको सोने के पिंजरे में। किताब से अपने होठों को हल्के से छिपाते हुए वो बोली, तो तुम आओगे ना मुझको आजाद कराने? सुनो, आते समय एक टुकड़ा आकाश लेते आना, फिर हम साथ उड़ेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सुधा का इजहार मोहब्बत था या मेरी खूबसूरत गलतफहमी। मेरे होठों पे अब अक्सर मुस्कान रहने लगी। दिल चाहता था कि दिन थोड़े लंबे होते, सुधा कुछ और देर मेरे पास बैठी रहती, लेकिन रिश्ते की सीढ़ी पे अगला कदम रखने के पहले ही सुधा न जाने कहां गायब हो गई। 1 महीना गुजर गया, सुधा का कुछ पता नहीं था। कॉलेज नहीं आई, लाइब्रेरी तक आना छोड़ दिया। उसके दोस्तों से पता किया तो जवाब में ताना मिला, कौन सुधा? नहीं आबिद जी, उस पे तो आपका कॉपीराइट है ना। मैं खामोश था। हाँ, बुरा जरूर लगा मुझे, लेकिन उन्होंने सच ही तो कहा था। हम एक दूसरे में इस कदर मसरूफ थे कि किसी तीसरे की तो जगह ही कहाँ थी। मेरी सुधा ने अपनी किताबों के अलावा सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी में झांकने की इजाजत दी थी। कितना पागल था मैं, क्यों महसूस नहीं कर सका मेरे अंदर होते इस बदलाव को जिसकी वजह सुधा थी। बजा फरमाते हैं राजा मेहंदी अली खान, कमाल ज़ब्त मोहब्बत उसी को कहते हैं उम्र भर जुबां पे ना उनका नाम आए। मैंने खामखां की शराफत ओढ़ रखी थी। मिलो अब तुम, साफ कह दूंगा। तुम्हारे साथ कुछ पल नहीं सुधा, एक मुकम्मल उम्र गुजारने की ख्वाहिश है। जानता हूं मैं आबिद हूं, तुम सुधा हो, लेकिन तुम ही तो कहती थी ना कि धर्म हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, हमको बांधने के लिए नहीं। और एक दिन अचानक सुधा मेरे सामने थी, मेरे दरवाजे पर। महीने भर में ही जैसे उसने कई साल की उम्र पार कर ली थी।
चेहरे से मुस्कान गायब थी। आंखों के नीचे पड़े गड्ढे बता रहे थे कि शायद वो कई दिन से सोई नहीं थी। मैंने उसकी दोनों हथेलियां अपने हाथों में भर लीं, कुछ इस तरह कि जैसे अब उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम कितनी केयरलेस हो, बता के जाना चाहिए था ना, अब मुंह क्यों फुला रखा है, मैंने कहा। वो मुझको देखती रही, फिर कुछ ठहर कर धीरे से मेरी हथेलियों में उलझी अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया। पकड़ ढीली पड़ चुकी थी हमारे रिश्ते की, या मैं ही इस काबिल नहीं था कि सुधा मुझको अपना सके। वो मुझको अपनी शादी का कार्ड पकड़ाते हुए भीगी आवाज में बस इतना ही कह पाई। बाबा ने वो किताब देख ली जिसके पहले पन्ने पे शायद तुमने मजाक में ही लिखा हो, तुम्हारा आबिद। जम गया मैं, मानो किसी ने मेरे वजूद पे बर्फ से भरी बाल्टी उलट दी हो। सुधा जा चुकी थी, मैं वहीं खामोश खड़ा था, कभी उस कार्ड पे उभरे हुए अक्षर तो कभी मेरे अंदर खत्म होते रिश्ते की आखिरी सांसें महसूस करता हुआ। 12 साल गुजर गए मुझको सुधा से दूर हुए। इन 12 सालों में एक पल ऐसा नहीं था जब मैंने उसको देखना न चाहा हो, उससे मिलना न चाहा हो, पर हर बार मैं खुद को रोक लेता। दुनिया की नजरों में सुधा अब मेरी नहीं थी, उसका अपना परिवार था, शायद अब बच्चे भी हों। किस हैसियत से जाता उससे मिलने, पर आज तो सुधा यहीं थी, इसी ट्रेन के किसी डब्बे में। मुलाकात न सही पर उसको दूर से देख लेने का मोह मैं नहीं छोड़ पाया। किसी तरह हिम्मत जुटाकर भीड़ में रास्ता बनाता हुआ मैं सुधा के डिब्बे तक पहुंच ही गया। वो खिड़की के पास बैठी थी, अपने में खोई हुई। अचानक मुझको अपने सामने पाकर वो चौंक गई। मुझे कुछ देर यूं ही देखती रही, शायद पहचानने की कोशिश कर रही हो, पर बदला ही कहां था मैं। वही जीन्स कुर्ता, आंखों में काले फ्रेम का चश्मा और मेरे गालों में पड़ते वो डिंपल्स। कैसे भूल सकती है सुधा? सच बताओ ना, जब बारिश होती है तो तुम्हारे गालों में पड़ते इन बड़े बड़े गड्ढों में भी पानी भरता होगा ना, वो कहती और मैं हंस देता था। आज सुधा के कांपते होठों पर मेरा नाम ठहर सा गया, आबिद। उसकी आवाज में अपना नाम सुनकर मुझको लगा सुधा को गले लगा लूं इतनी जोर से कि 12 सालों की ये दूरी इसी पल में सिमट जाए। आसान नहीं था मेरे लिए अपने दर्द को एक मुस्कान में छिपाना, पर मैंने खुद को संभाला। इसी बीच सुधा मोबाइल पे मैसेज टाइप करने लगी, मानो मुझसे मिलने पे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, जैसे अब उसकी जिंदगी में मेरा वजूद ही ना हो। औपचारिकता से बचते हुए मैंने ही कहा, शादी के बाद भूल गई मुझे, फिर मिली ही नहीं, कोशिश तो तुमने भी नहीं की। उसने अधूरी मुस्कान के साथ मुझको नजर भर देखते हुए कहा, तो मिलवाओ कभी प्रोफेसर साहब से। और उसने हाँ करते हुए मेरे अनचाहे सवालों को टाल दिया। उसके रूखेपन से, इस अजनबियत से मुझको घुटन हो रही थी। मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा। माथे पे छोटी सी बिंदी के सिवा कुछ भी तो नहीं था, न मंगलसूत्र न ही सिंदूर। मैंने फिर पूछा, क्या कर रही हो आजकल? गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन हूं, लकी हो तुम, वरना कहां मुमकिन होता है शादी के बाद। उसने चौंक के कहा, शादी? वो शादी के लिए तो मुझको छोड़ के गई थी, फिर शादी के नाम से ऐसे चौंक क्यों गई? मैं सुधा के चेहरे पे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत थी, शांत जैसे समंदर का पानी। कौन जाने उसके अंदर कितने तूफान छुपे हुए थे। शाम गहराने लगी थी, मेरी नजरें फिर से सुधा के चेहरे पे टिक गईं। वो शादी का जिक्र आने पे थोड़ा बेचैन हो गई थी। बताया उसने कि खुश है वो, पर न जाने क्यों उसके लफ्ज उसकी आंखों का साथ ही नहीं दे रहे थे। बात बढ़ाते हुए मैंने ही कहा,
शहर की भागदौड़ से दूर पास ही के एक गांव में स्कूल खोला है, अगले हफ्ते इनॉग्रेशन है। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिक गईं। फिर कुछ कतरा कर एक्सक्यूज मी कहते हुए वो वॉशरूम चली गई। सुधा जान गई थी कि कभी जो सपना हमने एक साथ देखा था, मैं उसे ही तो जी रहा था। मैंने मन ही मन खुद से कहा। तभी मेरी नज़र उसके हैंडबैग से झांकती किताब पे पड़ी। मैंने बिना तकल्लुफ के किताब निकाल ली। किताब तो वही थी जो कभी मैंने दी थी उसको, अब तक संभाल के रखी उसने। सवाल जहन में गूंज गया। तभी एक कागज गिरा और उसे पढ़ते ही जैसे दिल का कोई हिस्सा सुन्न पड़ गया। नजरें धुंधला गईं। सुधा से किए गए सारे सवाल बेमानी हो गए। अब तक सुधा वापस आ चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। तो कब मिलवा रही हो अपने पति से? मैंने फिर पूछा। बस इनके सेमिनार्स। और कितना झूठ बोलोगी? मैं झल्ला उठा। डब्बे में आसपास बैठे सभी लोगों की नजरें हम पे थी। वो कुछ सकपका गई। मैंने वही कागज, उसके पिता का खत, उसकी हथेली पे रख दिया। उसने हथेली भींच ली। उसके होंठ कांपने लगे। एक अरसे से थमे दिल के दर्द ने जैसे आंखों की राह इख्तियार कर ली। हिलती हुई बुनियाद पर वो नया रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। पहली रात ही सुधा ने अपने पति को मेरे बारे में बता दिया था और कहा था मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। चंद पलों में नई नवेली दुल्हन सड़क पे थी, हाथों में वही किताब थामे। एक बार बताया तो होता, मैंने कहा। क्या बताती कि पहली ही रात मेरे पति ने घर के दरवाजे खोल के कहा आप जा सकती हैं? बोलो ना आबिद, इतनी तहजीब से कोई निकालता है घर से बाहर? सुधा की सवालिया निगाहों ने मुझको अंदर तक हिला दिया था। एक गहरा सन्नाटा बिखर गया हमारे बीच। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। मुझे यहीं उतरना था। सुधा की मंजिल दूर थी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं सका और कह दिया, जानता हूं तुम काट लोगी जिंदगी अकेले, लेकिन मुझको जिंदगी काटनी नहीं है, जीनी है सुधा, तुम्हारे साथ। मेरी नजरें उसके जवाब का इंतजार करती रहीं। तभी ट्रेन आगे बढ़ने लगी और मैं भारी मन से प्लेटफॉर्म की ओर। अचानक मैं अपना नाम सुनकर चौंका और पलट के देखता हूं कि वो वहीं खड़ी है। और जब सुधा ने कहा मेरी याद में पूरा स्कूल खोल लिया और इनॉग्रेशन पे नहीं ले जाओगे मुझको, खड़ूस, तो हंसते हंसते रो पड़े हम। बस इतनी सी थी ये कहानी।